हेलो बच्चों, आई एम अमन कुमार सिंह, बायोलॉजी मेंटर। लास्ट क्लास में हमने कुछ चैप्टर 1 जो लाइफ प्रोसेस चल रहा था उसका कुछ पोर्शन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। उसके आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर फोटोसिंथेसिस के बारे में लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसा हमारे पास रॉ मटेरियल होगा जस्ट लाइक एनर्जी जो सोर्स है सनलाइट से, जो हमें सोर्स मिल रहा है एनर्जी का, वह क्या है सनलाइट से, सन के थ्रू सनलाइट मिल रहा है। तो सनलाइट इज़ द फर्स्ट रॉ मटेरियल, देन सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से मिल रहा है, देन थर्ड वाटर, एंड फाइनली क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, प्लांट्स के पास जो क्लोरोफिल होगा उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इस पूरे होलिस्टिक प्रोसेस में जो ग्लूकोज बन रहा है वह 4 अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस से बन रहा है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। इसी प्रोसेस से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस ओवरऑल हमने लास्ट में कंप्लीट कर लिया था। एंड नेक्स्ट जो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसके बारे में कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल होता क्या है। तो क्लोरोफिल मीन्स ग्रीन जो कलर है, प्लांट्स का ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है हमें, तो प्लांट का जो ग्रीन कलर होगा वह किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब क्लोरोफिल हमें कहाँ ऑब्जर्व होता है, एक लीफ का हम अगर डाइसेक्शन लेते हैं, डाइसेक्शन का मतलब क्या है कि लीफ को अगर हम कट करते हैं तो लीफ को कट करने पर अपर सरफेस होगा, देन लोअर सरफेस होगा। तो अपर सरफेस हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है और ये लीफ का लोअर सरफेस है। तो इन दो सरफेसेस के बीच में इतने सारे लेयर प्रेजेंट है। तो इन लेयर का मेन इनमें कौन सा ऐसा लेयर होगा जहाँ क्लोरोफिल का प्रेजेंस है, ये हमें बताना है कि कौन सा ऐसा लेयर है। या लीफ में, लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के लिए किचन के फॉर्म में, या किचन हम किसे कहते हैं प्लांट में, तो प्लांट में किचन हम लीफ को कहते हैं। तो कौन सा ऐसा पार्ट होगा जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जहाँ ज़्यादा क्लोरोफिल होगा वहीं फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल अभी हमने प्रीवियस में समझा है कि क्लोरोफिल इज ए इंपॉर्टेंट पिगमेंट विच आर मेनली रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस है। लीफ में कहाँ प्रेजेंट होगा, लीफ में सबसे ऊपर की तरफ एक लेयर है, ये जो ऊपर की तरफ सरफेस बन रहा है, ये ऊपर का सरफेस, इस ऊपर के सरफेस को हम क्या कहते हैं, वैक्स क्यूटिकल कहते हैं। वैक्स क्यूटिकल यानी साइनी सरफेस। उसके जस्ट नीचे की तरफ एक एपिडर्मल लेयर होगा, ये हमारे पास एपिडर्मल लेयर है। अब नीचे कुछ और सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है। ये कुछ ऐसे सेल्स हैं, ये जो हम सेल्स देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये पूरे नीचे तक, ये जो लाइट कलर्ड है, इन सभी सेल्स को हम क्या कहते हैं, मीजोफिल कहते हैं। मीजोफिल सेल्स। यानी अगर लीफ में पूछा जाता है कि लीफ में कहाँ पर क्लोरोफिल का प्रेजेंस होगा, मीजोफिल इज द सेल विच प्रेजेंट इनसाइड द लीफ दैट कंप्लीटली कंसिस्ट द क्लोरोफिल, मीन्स साइट ऑफ द क्लोरोफिल इज मीजोफिल सेल्स। यानी मीजोफिल सेल जो प्रेजेंट होंगे उन्हीं में क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता कहाँ है, क्लोरोफिल का मेनली प्रेजेंस होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। यानी ये जो हमें डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन टाइप का, ये जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं, एक ये सेल है। तो ये दो अलग अलग टाइप के मेसोफिल, हम आगे की तरफ पढ़ेंगे कि मेसोफिल के दो अलग टाइप्स होते हैं। जो ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप को हम पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं। और जहाँ पे ये हमें स्फेरिकल शेप दिख रहा है, स्फेरिकल गोल ऐसे शेप हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल। यानी दो ये अलग अलग टाइप्स हैं। मेसोफिल को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक पैलिसेड मेसोफिल और दूसरा स्पॉन्जी मेसोफिल। तो ये दोनों मेसोफिल ही क्या बनाते हैं, ये पूरे मेसोफिल का स्ट्रक्चर। और फाइनली मेसोफिल में क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। यानी लीफ में मेसोफिल जो एरिया होगा वहीं फोटोसिंथेसिस होता है। तो मेसोफिल में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये जो राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट आपने सेल में पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, क्लास 9th में, कि एक सेल है, सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। और क्लोरोफिल जहाँ भी प्रेजेंट होंगे उन सभी प्लेसेस पर फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल इज द कंपल्सरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्लोरोफिल है। तो ये हमारे पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया। देन सेकंड, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास लीफ का डाइसेक्शन है। अपर लेयर ऑफ द लीफ एंड लोअर लेयर ऑफ द लीफ। लीफ का सरफेस ऊपर डार्क ग्रीन देख रहे हैं, नीचे की तरफ लाइट ग्रीन देख रहे हैं, इन दोनों लेयर के बीच में ये सभी प्रेजेंट है। ये ध्यान देंगे कि लीफ का जो अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है उसके बीच में ये अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो खंबे की तरह दिखाई दे रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप में, इन्हें हम क्या कहते हैं, पैलिसेड मेसोफिल। उसके नीचे जो
स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, गोल गोल ऐसे दिखाई दे रहा है स्पंज की तरह, इस वजह से इसको हमने स्पंजी बोला है। बीच में एयर सैक भी है, एयर स्पेसेस है, इन एयर स्पेसेस के साथ ये पूरी तरीके से एक लीफ का स्ट्रक्चर है। क्लोरोफिल, इस लीफ का डाइसेक्शन लेने का मेन पर्पज़ क्या था कि हमें ये बताना कि क्लोरोफिल मेनली लीफ के कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं। कई सारे सेल हैं, ऊपर का एक लेयर बन रहा है तो वहाँ एपिडर्मल दिख रहे हैं, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मिस, और नीचे के भी ये जो सेल हैं ये भी एपिडर्मिस है। तो ये जनरली हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है जो कि किसको शो कर रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट की क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट हम ये एक क्लोरोप्लास्ट का फिगर देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में एक ये हमारे पास पैलिसेड सेल है। पैलिसेड अभी ये आपने देखा, ये पैलिसेड सेल, इन पैलिसेड सेल को पूरा डिटेल में दिखाया गया कि एक पैलिसेड सेल, इसमें बीच में वैक्यूल है और ये एक क्लोरोप्लास्ट है। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स द क्लोरोफिल, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन्स द क्लोरोफिल, यानी एक क्लोरोप्लास्ट ये जो दिखाई दे रहा है यही क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म, एक सेल का स्ट्रक्चर है तो साइटोप्लाज्म होगा ही। देन नेक्स्ट एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कि क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में एक कवर करता हुआ पूरा बॉडी है, यानी बाहर का आउटर कवरिंग, मतलब कवरिंग लेयर, द लेयर विच कवर्स द ऑर्गेनेल, ऐसा पार्ट जो कि कवर कर रहा है, तो आउटर कवरिंग हो गया, ये आउटर कवरिंग है, दिस इज आउटर कवरिंग एंड सेकंड लेयर इज इनर कवरिंग। दो हमारे पास कवरिंग्स दिख रही हैं, एक हमारे पास क्या है, ये बाहर की तरफ एक कवरिंग हो गया, इसके अलावा ये इंटरनल एक कवरिंग हो गया। इन दोनों, ये एक लेयर है फिर ये दूसरा लेयर है, इन दोनों के बीच में ये जो हमें स्पेस मिल रहा है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ये स्पेस क्या कहलाता है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। एंड देन ये पूरा जो हमारे पास स्टैक होगा, एक जो सिक्के की तरह दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड कहते हैं। ये क्या होगा, थाइलेकॉइड होगा। इसी थाइलेकॉइड के अंदर ये थाइलेकॉइड का जो मेम्ब्रेन होगा, ये जो थाइलेकॉइड हैं ये भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी थाइलेकॉइड कंटेन्स द क्लोरोफिल, थाइलेकॉइड कंटेन्स द क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट का अगर साइट पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है कि एक ग्रैनम का स्ट्रक्चर है, ग्रैनम इज अ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स द मेनी थाइलेकॉइड, मीन्स बहुत सारे ऐसे सिक्के दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, ये पूरा जो एक बंडल है, इस पूरे बंडल को हम क्या कहते हैं, इस पूरे बंडल को हम ग्रैनम कह रहे हैं। और एक मतलब ये पूरा जो ग्रैनम है, इस ग्रैनम में जितने अलग अलग ये सिक्के हैं, ये जितने सिक्के हैं इनको सेपरेटली थैलेकॉइड से इंडिकेट करते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, थैलेकॉइड नाम देंगे। और इन थैलेकॉइड का जो मेम्ब्रेन होगा, ये भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बने हैं, इनका जो थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन होगा उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एक क्लोरोप्लास्ट में मैं क्लोरोफिल का प्रेजेंस बता रहा हूँ कि कहाँ होता है, तो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये पीछे की तरफ जो बैकग्राउंड मटेरियल है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। दिस बैकग्राउंड मटेरियल लाइट येलो कलर का ये जो पूरा पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, दिस इज स्ट्रोमा, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। एंड फाइनली एक स्टैक है, ये दूसरा स्टैक है, तीसरा ग्रैनम है, ये ग्रैनम, ग्रैनम यानी बंडल, थैलेकॉइड के बंडल को ग्रैनम हमने टर्म दिया है, थैलेकॉइड के बंडल को हम क्या कह रहे हैं, ग्रैनम कह रहे हैं। तो पहला वाला ग्रैनम है, दूसरा है, तीसरा है, और ये ग्रैनम एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन जुड़े हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लैमिना कहते हैं, लैमिला, यानी स्ट्रोमा लैमिला कह सकते हैं, या लैमिला उसे हम टर्म देंगे, क्या टर्म देंगे, लैमिला, इसे हमने टर्म दे दिया लैमिला। लैमिला इज द इंटरलिंक और दैट इज द कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन टू ग्रैनम, दो अलग अलग ग्रैनम जो स्टैक था उन दोनों को जोड़ने के लिए लैमिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि और हमारे पास, तो ये प्रीवियस में हमने डिस्कस कर लिया। फिर अब स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा होता क्या है, तो इससे प्रीवियस में हमारे पास जो लीफ है, उस लीफ का जो अपर सरफेस होगा और लोअर सरफेस होगा, उन दोनों सरफेसेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होंगे। अब लीफ पे ऐसे देखेंगे तो ऐसे हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसे ये माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा हुआ स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोप जब हम ऑब्जर्व करते हैं, लीफ का हम एपिडर्मिस लेंगे, एपिडर्मिस का मतलब है ऊपर का छिलका, निकाल सकते हैं छिलका कैसे, मतलब उसको हम जब टर्न करते हैं, लीफ को तोड़ते हैं और लीफ को एक तरफ से
मतलब दबाकर ऐसे नीचे की तरफ खींचेंगे तो उसमें एकदम पतला झिल्ली की तरह दिखाई देगा जो कि कलरलेस टाइप का होगा। वही क्या है, एपिडर्मल लेयर है। उस एपिडर्मल लेयर को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें इस टाइप का ये टाइनी पोर्स दिखाई देगा। ये देखिए ये गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के गार्ड सेल्स, ये बाहर की तरफ, और बीच में ये पोर है। ये हमारे पास क्या है, ये टाइनी पोर्स हमें क्लियर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। किसमें, लीफ के स्ट्रक्चर में। तो लीफ का ऊपर का सरफेस हो या नीचे का, यानी अपर सरफेस हो या लोअर सरफेस हो, दोनों में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल तो हमने डिस्कस कर लिया, हम अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में, कि स्टोमेटा कहाँ लोकेट होते हैं। तो स्टोमेटा का लोकेशन हमें क्लियर तरीके से ऑब्जर्व होगा प्लांट के लीफ में, अपर सरफेस यानी अपर सरफेस ऑफ द लीफ एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ये स्टोमेटा का, स्टोमेटा अगर पूछा जाता है कि स्टोमेटा क्या होता है, तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद हैं लीफ के ऊपर। इन्हीं टाइनी पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ एंड ऑल्सो इट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ये क्लियर हो रहा है कि मतलब क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। और इसी स्टोमेटा के थ्रू ये देख रहे हैं ओपन स्टोमेटा है, स्टोमेटा खुल गए हैं, और यहाँ पर क्या है, स्टोमेटा बंद हो गए हैं। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना एक मतलब मैकेनिकल इसका मैकेनिकल एक पाथवे होगा, जहाँ से कि हम इसको भी समझेंगे कि स्टोमेटा का खुलना और बंद होना क्यों होता है। और स्टोमेटा का फंक्शन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जैसे हमारे बॉडी में जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं अपने नोज़ के थ्रू, इनहेल हमने किया, अपने नाकों के द्वारा हमने क्या किया, इनहेलेशन, सांस लेने वाला काम। हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नोज़ है। सबसे फर्स्ट ऑर्गन तो वही है जहाँ से हम एयर को इनहेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी तो एक्सचेंज ऑफ एयर होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पर भी होना है, प्लांट्स में भी होना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ से होगा, दैट इज़ द प्लेस, यानी स्टोमेटा इज द प्लेस वेयर गैसियस एक्सचेंजेस कैन बी अकर्स। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो अपटेक है वह किसके थ्रू होना है, यही जो पोर्स हैं, टाइनी पोर्स हैं, इन्हीं के थ्रू गैसियस एक्सचेंजेस होगा। इसके अलावा ये तो पहला फंक्शन हो गया गैसियस एक्सचेंजेस। दूसरा फंक्शन है ट्रांसपीरेशन। होता क्या है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन होता है पानी का भाप में निकल जाना। प्लांट बॉडी से जो पानी प्लांट के बॉडी में होगा वो पानी क्या होगा, वह पानी वेपर के फॉर्म में प्लांट के बॉडी से बाहर रिलीज होगा। तो जो प्लांट बॉडी से वेपर के फॉर्म में वाटर जो बाहर रिलीज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। या सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लॉस ऑफ वाटर अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। यानी लॉस ऑफ वाटर केवल याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। लॉस ऑफ वाटर कहाँ से लॉस ऑफ वाटर है, सरफेस ऑफ द लीफ, यानी पत्तियों का जो सतह होगा, पत्तियों का जो ऊपर का सरफेस होगा, वहाँ पर हीट मिल रहा है। जब भी किसी भी चीज़ पर हम हीट डालते हैं तो वहाँ जो वाटर होगा वह कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, यानी वेपर में। पानी जो है भाप में बदल जाएगा, कब, जब हीट होता है। तो इसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो दो हमने फंक्शन यहाँ पढ़ा है, गैसियस एक्सचेंजेस एंड ट्रांसपीरेशन। दीज आर द मेन टू फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा की ये दो फंक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। और एक स्टोमेटा का अगर डायग्राम देखते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से अलग अलग पार्ट हैं जो कि स्टोमेटा बनाते हैं। स्टोमा हम केवल पोर के लिए कहते हैं। स्टोमा एंड स्टोमेटा वो क्या है, केवल एक छोटा सा पोर है। इस पोर को हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा कह रहे हैं। और ये बाहर की तरफ से कवर होते हैं गार्ड सेल से। और गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है। गार्ड यानी गार्ड जानते हैं ना, गेट पे क्या खड़ा होता है, गार्ड खड़ा होता है। गार्ड क्या करता है, बाहर की तरफ गेट पे खड़ा है, किस लिए, मतलब एंट्री और एग्जिट अलाउ करने के लिए। तो जो पोर हैं, ये हमें जो पोर दिखाई दे रहे हैं, इन पोर के बाहर भी क्या हैं, गार्ड सेल्स हैं। इन पोर के बाहर क्या होगा, गार्ड सेल्स होगा। और गार्ड सेल्स के बाहर कौन से सेल्स प्रेजेंट है, सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी हम किसको कह रहे हैं, एसेसरी सेल्स को कह रहे हैं। एसेसरी मीन्स दीज आर द मीन्स सम सेल्स विच कंप्लीटली हेल्प द गार्ड सेल। यानी ऐसे ये बाहर के सेल हैं जो कि किसको हेल्प करते हैं, गार्ड सेल को हेल्प करते हैं। तो हेल्पर सेल्स भी हम कह सकते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, हेल्पर सेल्स। तो जनरली सबसे फर्स्ट हमने देखा टाइनी जो पोर्स है, उसके बाहर की तरफ ये जो गार्ड सेल्स होंगे, और बाहर उसके भी बाहर क्या है, सब्सिडरी सेल्स हैं। इस तरीके से एक हमें स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और स्टोमेटा का मेन रोल आपने समझा है कि ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंजेस टू मीन्स मेन फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इज गैसियस एक्सचेंजेस एंड ट्रांसपीरेशन। देन अब
जो नेक्स्ट स्लाइड होगा उसमें आप देखेंगे कि ये स्टोमेटा के पोर्स दिखाई दे रहे हैं। जब हम लीफ का डाइसेक्शन लेते हैं तो लीफ के डाइसेक्शन में हमें क्लियर तरीके से ऑब्जर्व होंगे कि गार्ड सेल्स दिखाई दे रहा है और स्टोमा दिखाई दे रहा है। ये लीफ का डाइसेक्शन है। इसके बाद स्टोमेटा को हमने डिस्कस कर लिया इसे प्रीवियस में, कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमने सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो था जो टॉपिक फोटोसिंथेसिस, उसको हमने पूरा कवर कर लिया कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप का प्रोसेस है। उसमें रॉ मटेरियल्स में हमने सनलाइट को देखा था कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज विच आर इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 4 अलग अलग रॉ मटेरियल जिसका यूज करके फाइनली प्लांट क्या तैयार कर ले रहे हैं, प्लांट्स प्रिपेयर्ड ग्लूकोज। प्लांट्स प्रिपेयर्ड ग्लूकोज यानी प्लांट के थ्रू ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है वह इन 4 रॉ मटेरियल्स के थ्रू हो जा रहा है। ये हमारा न्यूट्रिशन किस में कंप्लीट होता है, प्लांट्स के केस में न्यूट्रिशन, प्लांट अपने आप को पोषण दे रहे हैं। और मीन्स ऑटोट्रॉफिक अभी हमने न्यूट्रिशन बोला, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट अपने आप को नरिश कैसे करते हैं, वह प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस है। मीन्स ऐसा प्रोसेस जहाँ पर कि प्लांट अपने आप को नरिश कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो 2 अलग अलग टाइप के एनिमल्स हम पढ़ते हैं। सिंपल फॉर्म में हम देखेंगे कि सबसे पहला जो एनिमल का टाइप होगा वह होगा यूनिसेल्यूलर, और दूसरा जो टाइप होगा मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में कैसे न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन आपने समझा है कि जो भी फूड लिया जा रहा है उस फूड को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो भी फूड लिया जा रहा है उस फूड को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन हम सबसे पहले यूनिसेल्यूलर, अमीबा हम जो देख रहे हैं ये अमीबा है, इरेगुलर शेप है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जैसे आप मन है वैसे ड्रॉ कर देंगे, उल्टा सीधा कैसे भी ड्रॉ कीजिए। जैसे अभी मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, हो गया अमीबा, दैट इज़ अमीबा। अमीबा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप को आर्टिस्ट होना, मतलब आर्टिस्ट होना इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे भी बना देंगे उसको हम अमीबा मान लेंगे कि हाँ अमीबा है, क्योंकि इरेगुलर शेप होता है। इरेगुलर का मतलब उसका कोई शेप फिक्स नहीं है। जनरली अर्थ पे हम कहेंगे कि जितने भी हमारे पास सेल हैं, हम जितने भी सेल को आसपास में ऑब्जर्व करते हैं उनमें 2 ऐसे सेल हैं, यानी एक ह्यूमन बॉडी में और एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में, जो कि इरेगुलर शेप होते हैं, जिनका फिक्स शेप नहीं होता है। एक तो अमीबा है, हमारी बॉडी में WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स, दैट इज़ ऑल्सो बी इरेगुलर इन शेप। तो सबसे फर्स्ट अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये चीज़ें हमें समझना है कि अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन यानी कैसे अपने आप को नरिशमेंट करेंगे। इसके लिए एक वर्ड आपको याद रखना है, एक वर्ड माइंड में रखेंगे और उससे हम चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, स्यूडोपोडिया। ये ध्यान रखना है, स्यूडोपोडिया क्या होता है, इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि स्यूडोपोडिया क्या होता है। स्यूडो प्लस पोडिया, ये 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स होता है, और दूसरा पोडिया का मतलब फीट होता है। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, यानी फॉल्स फीट। यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, जनरली हम अमीबा देख रहे हैं, अमीबा में क्या होगा, ये फीट बाहर की तरफ आना शुरू हो जा रहा है। मतलब जब इन्होंने देखा कि आसपास में फूड, इनको भूख लगा हुआ है, आँख तो है नहीं, इनको क्या करना है, वाटर करेंट, वाटर का जो फ्लो होगा, पानी का जो बहाव होगा, उस वाटर करंट से इनको ये फील होगा, ये रियलाइज़ होगा वाइब्रेशन इन वाटर। कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर है, पानी कहीं भी जमा हुआ है, कलेक्टेड पानी है, वहाँ पर हमें अमीबा ऑब्जर्व होंगे। अमीबा क्या है, प्रोटोजोन्स है। प्रोटोजोन जानते हैं, प्रोटोजोन्स, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अमीबा में न्यूट्रिशन तो करा दें कि अमीबा में खाना कैसे खाते हैं, या अमीबा कैसे खाना खाते हैं। अमीबा जिंदा है तो कैसे जिंदा है, तो जिंदा रहने के लिए तो खाना खाना जरूरी है, तो खाना कैसे खाते हैं इसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो अमीबा ने क्या किया कि वाटर में प्रेजेंट है, पानी में है, वाटर करंट जब होगा, वाटर करंट पानी का फ्लो थोड़ा इधर उधर होगा, क्योंकि वहाँ पर और भी ऑर्गेनिज्म है, अमीबा के साथ साथ दूसरे भी ऑर्गेनिज्म हैं। जब दूसरे ऑर्गेनिज्म इधर उधर फ्लो करते हुए आगे पीछे बढ़ते हैं तो वाटर करंट इनको फील होगा। इनका जो बाहर का वॉल है यूनिसेल्यूलर है, ये एक ही सेल से बने हुए हैं, एक सेल से इनका लाइफ स्टार्ट होता है, एक ही सेल पे इनका दी एंड हो जाएगा। कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी ये क्या होंगे, मतलब मल्टीपल सेल में कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं, एक सिंगल सेल से बने हैं, सिंगल सेल पे ही इनका दी एंड होना है। तो जनरली हमने देखा कि बाहर से ये चारों तरफ से एक सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड है,
मीन्स ये जो मेम्ब्रेन है ये किस टाइप का है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं, जो कि खुद में डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन पर क्या होगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर यानी शेप बन जाएगा कप की तरह, ये कप की तरह शेप बन रहा है। और यहाँ पर जो कप की तरह शेप देने वाला है, ये ऊपर की तरफ ये दो टांग की तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ ऐसा पोर दिखाई दे रहा है, ये एक पोर हो गया और दूसरा ये हो गया, और इस टाइप से इन्होंने शेप बना लिया। तो ये जो एक लेग की तरह हमें दिखाई दे रहा है, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने फॉल्स बोल दिया। फॉल्स का मतलब क्या होता है, स्यूडो हम इसको नाम दे देंगे। इसको हमने क्या नाम दिया है, स्यूडो। स्यूडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स होता है। रिक्वायरमेंट बेस्ड है, रिक्वायरमेंट बेस्ड है, ज़रूरत है तो इन्होंने बना लिया, खाना यहाँ पर आएगा, बीच में यहाँ पे खाना आ जाएगा। इन्होंने चारों तरफ से ये जैसे ऐसे नॉर्मल शेप था, ये नॉर्मल शेप में इन्होंने क्या किया, इस टाइप का शेप बना लिया। अब इस टाइप के शेप में जब खाना आएगा तो इन्होंने ये क्या किया, पैक कर लिया और अंदर की तरफ क्या आ चुका है, खाना आ चुका है। यही काम इसमें हो रहा है कि जनरली ये बाहर की तरफ से शेप बन रहा है, स्यूडो बन गया, स्यूडोपोडिया। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, फॉल्स फीट बोल रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट कहते हैं, कि ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने चारों तरफ से पैर बना लिया। अब इसके अंदर क्या आएगा, ये फूड आ जाएगा, फूड अंदर की तरफ इनगल्फ हुआ और इन्होंने चारों तरफ से उसको पैक कर लिया। जहाँ इन्होंने पैक किया वहीं पर अंदर की तरफ क्या बन रहा है, फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। फूड वैक्यूल्स, जब फूड अंदर की तरफ लिया जाता है तो उस टाइम फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं। फूड वैक्यूल काम क्या करता है, फूड वैक्यूल का काम होता है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड वैक्यूल कब बनते हैं अमीबा में, जब फूड इंजेस्ट किया जाएगा। इंजेस्ट अभी इसके बाद प्रोसेस पूरा क्लियर कर लेंगे। अभी यहाँ पर केवल ये समझना है कि फूड के अंदर आने के बाद फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। फूड वैक्यूल्स में कुछ एंजाइम्स होंगे, जो फूड उनके थ्रू लिया गया, जो खाना वो उन्होंने अमीबा ने खाया है, उस अमीबा पर एंजाइम्स काम करेंगे और उसका छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन और वहीं पर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हो जाएगा। एंड फाइनली जो वेस्ट होगा, उस वेस्ट को बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा। ये जो अंदर की तरफ फूड वैक्यूल है, डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन भी हो चुका, एंड फाइनली इन फूड को बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पर मीन्स न्यूट्रिशन अमीबा में कंप्लीट हो जाता है। अमीबा में क्या कंप्लीट हो जाएगा, न्यूट्रिशन, यानी फूड को लेने का प्रोसेस, फूड अंदर की तरफ डाइजेस्ट करने का प्रोसेस, देन एब्जॉर्ब, एसिमिलेट एंड फाइनली इजेक्ट। दीज आर द प्रोसेसेस विच कंप्लीट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, यहाँ पर क्लियर बताया गया कि सबसे फर्स्ट ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है, जहाँ पर कि क्लियर इंडिकेट किया गया है कि ये न्यूक्लियस हमें दिख रहा है, फूड पार्टिकल बाहर की तरफ ऐसे ऑब्जर्व हो रहा है। स्यूडोपोडिया इन्होंने बना लिया, फॉल्स फीट बना लिया। फॉल्स फीट का यूज़ इन्होंने किया है, फॉल्स फीट का इन्होंने किस काम में यूज़ किया है, इन्होंने फॉल्स फीट का यूज़ किया है किस में, फूड को अंदर की तरफ लेने में, इंजेस्ट करने में। ये सबसे फर्स्ट फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है जब स्यूडोपोडिया में खाना है, बाहर से लॉक करते हैं और अंदर की तरफ जो फूड आया है वह किस में चारों तरफ से पैक हो जाएगा, फूड वैक्यूल में पैक हो जाएगा, डाइजेशन होगा। मीन्स जहाँ फूड वैक्यूल बन चुका है वहीं डाइजेशन, वहीं पर एब्जॉर्प्शन, वहीं एसिमिलेशन। दीज आर द 3 स्टेप्स विच अकर्स एट द सेम साइट। एक ही साइट पर ये तीनों चीज़ें होंगी और फाइनली न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा अमीबा में। अमीबा में खाना पच जाएगा और अमीबा को एनर्जी मिल जाता है और फाइनली अमीबा गेट्स द एनर्जी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन कंप्लीट हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, इजेक्शन हो गया एंड अमीबा एनर्जेटिक हो गया। अब वो आगे फिर से खाना मतलब एनर्जेटिक हो गया, फिर अपना वो जो वाटर में इधर उधर फ्लोट करना है वो फ्लोट करने वाला काम शुरू कर देगा। मतलब फाइनली हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया किसमें, अमीबा में। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन के लिए सबसे फर्स्ट हम कुछ स्टेप्स लिख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो केवल स्टेप्स मैं अभी बता दे रहा हूँ कि स्टेप्स कौन कौन से हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा डिटेल कवर करेंगे, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है, किस साइड लिखा जाए, इसको लिख देते हैं यहाँ पे सेंटर में। सबसे फर्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन। द स्टेप्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। few steps are required और compulsory to complete the process of nutrition। न्यूट्रिशन पूरा करना है तो कुछ स्टेप्स जरूरी हैं। कौन कौन से स्टेप जरूरी हैं, उन स्टेप्स को मैं लिख रहा हूँ। सबसे फर्स्ट है इंजेशन। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकेंड स्टेप इज
digestion. Second step is digestion. Third step absorption. Third step is absorption. Fourth step is assimilation. Assimilation. And finally fifth step is egestion. Egestion is the fifth step. ये हमारे पास कुछ स्टेप है. सबसे पहला क्या होता है? इंजेशन होता है. इंजेशन मीन्स इनगल्फ द फूड, इनगल्फ द फूड और इंजेस्ट द फूड, यानी फूड व्हेन वी टेक्स द फूड इन आवर माउथ. सिंपल भाषा में कि जब आप रोटी लेते हैं और रोटी को जब आप मुंह में रखते हैं, ये पहला प्रोसेस इंजेशन हो जाता है. व्हेन वी takes the food in our mouth, when we takes the food in our mouth और in the surface of our body, यानी बॉडी सरफेस पे हो या इसके अलावा माउथ में हमने जब फूड को रखा है उसी टाइम इंजेशन पूरा हो जाता है. इंजेशन का यही मतलब होता है कि बॉडी में फूड को रखना, यानी बॉडी में फूड को अंदर की तरफ ले लेना. इसी को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं. दूसरा स्टेप क्या है? डाइजेशन. अब डाइजेशन में प्रोसेस होलिस्टिक प्रोसेस. होलिस्टिक प्रोसेस का मतलब माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो गया, माउथ से वो होता हुआ फिर ओएसोफेगस, ओएसोफेगस यानी फूड पाइप, देन स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. फाइनली बहुत सारे यहाँ पर केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, एंजाइम्स का रोल होगा, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा और फाइनली जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था, दिस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन, इसी को डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उस कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाना ही क्या होता है? डाइजेशन होता है. तो ये दूसरा स्टेप है. पहले स्टेप में क्या हुआ? फूड केवल हमने लिया है, इसको पहला स्टेप हमने बोल दिया. दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है कि जो कॉम्प्लेक्स हमने फूड लिया है उस कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाना ही क्या होता है? डाइजेशन होता है. थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, उस स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है उनका एब्जॉर्ब किया जाना, यानी सिंपल फॉर्म ऑफ फूड आर कंप्लीटली गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर एब्जॉर्प्शन अकर्स. यानी फाइनली आपसे पूछा जाता है कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन साइट इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन साइट कहाँ है? जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड था वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा? तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया. फूड के एब्जॉर्ब होने के बाद ये डायरेक्टली ब्लड से होते हुए हमारे बॉडी सेल्स तक जाता है और बॉडी सेल्स में वो क्या होगा? बॉडी सेल्स में जाकर मिक्स हो जाएगा वहाँ के साइटोप्लाज्म में. इसे हम चौथा टर्म देंगे एसिमिलेशन. एसिमिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगता है बच्चों को कि किस टाइप से इसे समझा जाए. तो जनरली एब्जॉर्प्शन तक आपको समझ में आया कि एब्जॉर्प्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली ब्लड में जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड थे उनका ट्रांसफ़र होना, ट्रांसलोकेट होना. कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड वेसल्स में जो फूड इस सिंपलेस्ट फॉर्म में थे उनका हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाना क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है. और ब्लड से होते हुए हमारे बॉडी सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में मिक्स होना उसे एसिमिलेशन कहते हैं. और जब बॉडी सेल्स में ग्लूकोज जा चुका है तो अब ग्लूकोज का क्या होना है? एनर्जी में कन्वर्ट किया जाना है. ये तो लास्ट प्रोसेस है. तो जनरली वो एसिमिलेशन हो गया. एसिमिलेशन क्या होगा? कि हमारे सेल के अंदर वो चीज़ें पहुंच गई हैं, जो भी हमने फूड लिया था वो हमारे सेल में पहुंच गया, इसे एसिमिलेशन हो गया. अब लास्ट प्रोसेस, जितना हमने खाया है कुछ निकालेंगे भी तो, कि सब हम खाते रहेंगे? केवल जितना खा रहे हैं क्या सब हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल है? क्या सब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है? कि कुछ वेस्ट भी निकलता है? कुछ वेस्ट भी है जो कि टाइम टू टाइम रिलीज़ होते रहना चाहिए. तो जो वेस्ट बॉडी में प्रेजेंट है उस वेस्ट को बाहर रिलीज़ करने का प्रोसेस लास्ट ईजेशन होता है. आखिरी जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? ईजेशन. इंजेशन और ईजेशन में फ़र्क समझना है. ये लेना और ये निकालना. शुरुआत में लेने से मतलब है और लास्ट जो निकालने से मतलब है, यानी दो अलग अलग स्टेप्स हैं. एक में हम क्या कर रहे हैं? एक में फूड ले रहे हैं और फूड में यूज़फुल मतलब यूज़फुल
और अनडाइजेस्टेबल, डाइजेस्टेबल कुछ होगा, डाइजेस्टेबल में यानी पच जाएगा, यानी छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक होगा, हमारे बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। कुछ चीज़ें होंगी अनडाइजेस्टेबल होंगी। अनडाइजेस्टेबल का मतलब वो पचेगा नहीं, पचने का मतलब है वो टूटेगा ही नहीं, वही डायरेक्ट बाहर की तरफ रिलीज़ किया जाएगा। और जो ब्रेक नहीं होता है, जो अनडाइजेस्टेबल होता है, अनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल होता है, उसको हम वेस्ट फूड कहते हैं, यानी वेस्ट फूड प्रोडक्ट कहते हैं। और वो वेस्ट फूड प्रोडक्ट हमारे बॉडी से जब रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ईजेशन कहते हैं। तो ये 5 स्टेप में हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट्स कि इंजेशन होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। इसको आप इसका न्यूमोनिक याद रखने के लिए IDA² एंड E, IDA² एंड E से याद रख सकते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, यानी फूड को लेना, फूड को तोड़ना, फूड का पूरी तरीके से कंप्लीट एब्जॉर्ब किया जाना, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। और एब्जॉर्ब किया जाना, ये एक एब्जॉर्ब किया जाना ये क्या है, ये फंक्शन है। और एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस। तो एब्जॉर्ब होता है, देन फाइनली सेल के अंदर वो पहुंच गया, एसिमिलेट, और जो वेस्ट था उस वेस्ट को निकाल दिया गया, इजेक्ट। यानी फाइनली ये 5 अलग अलग स्टेप है जिसमें न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ स्टेप्स और जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला इंजेक्शन हमारे बॉडी में कहाँ होगा। इंजेक्शन जो हो रहा है वो हमारे बॉडी में इन प्लेसेस पे स्टार्ट हो रहा है। सबसे फर्स्ट ये माउथ हम देख रहे हैं, इस माउथ में हमने इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद फूड यहाँ पहुँच गया, फूड आगे की तरफ ये ओएसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचता है, स्टमक में भी डाइजेस्ट होगा और ये फिर फाइनली कहाँ पहुंचेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। और यहाँ जो वेस्ट होगा ये वेस्ट बाहर की तरफ रिलीज़ कर दिया जाएगा। तब यहाँ पर जो माउथ में पहुंच रहा है, यहाँ पर टंग है, देन टंग होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे, ये सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ जो प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होगा, सलाइवा को रिलीज़ किया जाना। ठीक है, सलाइवा रिलीज़ होता है, सलाइवा जो रिलीज़ हो रहा है, इस सलाइवा का फंक्शन क्या होगा, सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम है, देन सलाइवरी अमाइलेज है जो कि स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। यानी फाइनली आपसे ये पूछा जाता है कि स्टार्च का ब्रेकडाउन कहाँ से शुरू होता है, तो स्टार्च इज मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ। यानी फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ से फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ये ध्यान रखेंगे कि पूछा जाता है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, देन डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्ट फ्रॉम ऑफ आवर माउथ। यानी माउथ में कौन डाइजेस्ट करेगा, तो माउथ में डाइजेस्ट करने वाला जो हमारा पार्ट होगा उसे हम कहते हैं सलाइवरी, एक मिनट, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज इज द नेम ऑफ एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज इज द नेम ऑफ एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि किसको डाइजेस्ट करेगा, जो स्टार्च है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होगा, इस स्टार्च को वह कन्वर्ट कर देगा किस में, माल्टोज में, माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कर देगा। तो ये फाइनल सबसे फर्स्ट एंजाइमेटिक ही प्रोसेस है पूरा, जो हमारा पूरा डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में तो 5 स्टेप्स आ रहे हैं, न्यूट्रिशन के 5 स्टेप में जो डाइजेशन दूसरा स्टेप है, इसमें पूरा एंजाइमेटिक प्रोसेस है कि शुरुआत में हमने फूड ले लिया, इंजेस्ट फूड का किया, उसके बाद जो सलाइवा है, सलाइवा मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद उसमें जितनी भी चीज़ें थी, जितना भी उसमें मटेरियल था, वह सभी ब्रेक होगा, ब्रेक होकर वह नीचे की तरफ जाएगा। इसका डिटेल हम फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डिस्कस। फिर हम स्टार्ट करेंगे, मतलब जनरली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम स्टार्ट करके इसका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अभी जितना इससे प्रीवियस में करा दिया गया उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है और फिर कंटिन्यूड रखना है, अपने स्टडी को नोट्स प्रॉपर अपना तैयार करना है और इसी तरीके से आगे पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, आई एम अमन कुमार सिंह, बायोलॉजी मेंटर। आज फिर नया सेशन लेके मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। जो लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था, लाइफ प्रोसेसेस का कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया है, जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का, न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट करेंगे कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में कैसे कंप्लीट होता है। लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें हमने देखा था, जैसे सबसे फर्स्ट स्टेप था इंजेशन, देन डाइजेशन,
absorption, assimilation and egestion. These are the 5 steps which are compulsory to complete the process of nutrition. यानी न्यूट्रिशन का प्रोसेस अगर कंप्लीट करना है तो ये 5 स्टेप्स जरूरी हैं. तब इन 5 स्टेप्स के थ्रू क्या हो रहा है, इन 5 स्टेप्स के थ्रू न्यूट्रिशन कंप्लीट हो रहा है. तो अब न्यूट्रिशन कंप्लीट होने के लिए क्या सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से अलग अलग पार्ट इन्वॉल्व हैं, एंजाइमेटिक रोल क्या होगा, कि किस तरीके से ये एंजाइम्स काम करते हैं. तो सबसे फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल एक वर्ड आ गया. देन एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, एंड द मेन glands are salivary gland, gastric glands, liver, pancreas, intestinal gland. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं. अब सबसे फर्स्ट है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड. 2 अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, 2 अलग अलग नाम आते हैं. ह्यूमन अगर हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे कंप्लीट होगा उसको हमें देखना है. तो 2 अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं. तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास होगा एलिमेंट्री कैनाल. हमने ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन में डाइजेशन कंप्लीट होगा तो डाइजेशन को हमने किस में सबसे फर्स्ट डिवाइड कर लिया, एलिमेंट्री कैनाल. और जो दूसरा पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्लैंड्स, यानी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड. सबसे पहला पार्ट क्या था, सबसे पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो पार्ट है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड. ये 2 अलग अलग पार्ट हैं जो कि कंप्लीट मतलब हमने डाइजेशन है हमारे बॉडी में, जो डाइजेशन होना है उसको 2 पार्ट में बांटा है. एक हमारे बॉडी पार्ट्स जो ऑर्गन है जहाँ से फूड होकर जाएगा, और इसको हमने क्या कहा है, एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल में जैसे माउथ आता है जहाँ हमने फूड को रखा है, फिर माउथ से नीचे की तरफ ये ओएसोफेगस में फूड जाएगा. एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं. तो सबसे फर्स्ट माउथ आ जाएगा. माउथ के बाद ये सबसे पहला ओएसोफेगस जो फूड पाइप होगा, फूड पाइप से ये नीचे की तरफ जाएगा. तो सबसे पहला पार्ट ये नीचे की तरफ जो दिख रहा है स्टमक, ये हमारे पास क्या हो गया, माउथ. एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो सबसे फर्स्ट माउथ आ जाएगा. इसके अलावा ये ओएसोफेगस आ जाएगा. फिर इसके नीचे स्टमक आ जाएगा. ये ओएसोफेगस, माउथ एंड देन स्टमक. स्टमक के बाद नीचे की तरफ स्टमक से आगे बढ़ते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. दीज आर द डिफरेंट पार्ट विच वी इंक्लूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल में हम सभी ऑर्गन्स को रखते हैं जहाँ से डाइजेशन हो रहा है. जहाँ से डाइजेशन हो रहा है उन सभी प्लेसेस, उन सभी ऑर्गन्स को हम किस में रखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल में रखेंगे. ये जो वर्ड है एलिमेंट्री कैनाल. अब जो दूसरा पार्ट आता है इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड. एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड. अब ये हमने एसोसिएटेड हमने क्यों कहा, एसोसिएटेड कहने का मतलब है कि डाइजेशन में जितने ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, डाइजेशन के लिए जितने हमारे ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल में जितने ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, जैसे माउथ हो गया, ओएसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, वहाँ पर ऐसे कुछ अलग ग्लैंड्स लगे हुए हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. इस वजह से हमने इसको टर्म दिया है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड. अब यहाँ पर कौन कौन से पार्ट आते हैं, जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में सबसे फर्स्ट जो माउथ में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं. इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर स्टमक, यानी स्टमक में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कह रहे हैं. देन लीवर एंड पैनक्रियाज, ये भी हमारे डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल होगा, लीवर और पैनक्रियाज का. जैसे हम पैनक्रियाज यहाँ देख सकते हैं, ये लोब की तरह जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप के लोब की तरह जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, पैनक्रियाज है. और इसके अलावा एक और जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये लीवर हो गया, यानी लीवर का भी डाइजेशन में रोल होगा. इसके अलावा पैनक्रियाज का भी रोल होगा. पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस मिल रहा है. और लीवर हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए किस तरीके से हेल्प करता है, बाइल जूस नाम शायद सुने होंगे, या यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, बाइल जूस. तो बाइल जूस का जो प्रोडक्शन और जो सिक्रेशन होगा वह किसके थ्रू होगा, लीवर के थ्रू होगा. तो लीवर और पैनक्रियाज ये भी किस में आ रहे हैं, डाइजेस्टिव, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड में. तो कौन कौन से ग्लैंड हमने पढ़ लिया, सबसे फर्स्ट माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, देन लीवर, पैनक्रियाज एंड फाइनली इंटेस्टाइनल ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर इंटेस्टाइन. यानी इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है. हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगा. तब इन सभी ग्लैंड्स के थ्रू क्या होना है, इन सभी ग्लैंड्स के थ्रू डाइजेशन कंप्लीट होना है. तब इस डाइजेशन को हम आगे की तरफ देखते हैं कि ये डाइजेशन किस तरीके से पूरा हो रहा है. तो सबसे फर्स्ट माउथ में
माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वह सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होगा, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होगा। कुछ चीज़ें यहाँ इंडिकेट करते हुए जा रहा हूँ, ध्यान देना है कि कौन कौन से पार्ट को मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ। जिन पार्ट्स को इंडिकेट कर रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को बस ध्यान रखना है कि डाइजेशन होने के लिए सभी ग्लैंड्स में से जो एंजाइम रिलीज हो रहा है उन एंजाइम का रोल इंपॉर्टेंट है। यानी हमने सबसे फर्स्ट देखा है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज विच सिक्रेटेड फ्रॉम आवर सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी अमाइलेज विच सिक्रेटेड फ्रॉम आवर सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज काम क्या करेगा, जो स्टार्च है उन स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, दैट इज माल्टोज। ये क्या है, माल्टोज है। माल्टोज खुद में क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड होता क्या है, डाइसेकेराइड मीन्स टू सुगर मॉलिक्यूल, टू सुगर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड हम किसे कहते हैं, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब है वन सुगर मॉलिक्यूल, वन सुगर मॉलिक्यूल, वन सुगर मॉलिक्यूल। इसे हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड में जैसे हम ग्लूकोज पढ़ते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो चुका, फ्रक्टोज, मैनोज हो गया, मैनोज। इसके अलावा गैलेक्टोज हो जाएगा, गैलेक्टोज। ये सभी हमारे पास क्या है, दीज आर द मोनोसेकेराइड फॉर्म। यानी ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड का मतलब सिंगल सुगर मॉलिक्यूल, सिंगल सुगर मॉलिक्यूल, एक जो शुगर का मॉलिक्यूल होगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। और जो हम फूड लेते हैं, फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब फूड एक्चुअल में है क्या, कार्बोहाइड्रेट है, यानी स्टार्च होगा। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। बहुत सारे उसमें शुगर मॉलिक्यूल मिले हुए हैं तब वह पॉलीसेकेराइड बना है। तो यहाँ पर जो ब्रेक डाउन होगा, जो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, वो सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज के फॉर्म में, यानी डाइसेकेराइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये डाइसेकेराइड है तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल से मिला होगा। वह कौन से दो मॉलिक्यूल है जिनसे मिलकर ये माल्टोज बन रहा है, तो वह है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज के ही दो मॉलिक्यूल से मिलकर, ग्लूकोज के ही दो मॉलिक्यूल से मिलकर माल्टोज का फॉर्मेशन हुआ है, यानी माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी माउथ में किसका डाइजेशन हुआ है, सबसे पहले केवल स्टार्च का डाइजेशन हुआ है। स्टार्च का डाइजेशन यानी जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होगा उसका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, माउथ में स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद वो नीचे की तरफ जाके फर्दर ब्रेक डाउन होगा अलग अलग। जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन, या फैट का डाइजेशन, ये कहाँ होता है, हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है। यानी सबसे फर्स्ट प्रोटीन स्टमक से, और उसके आगे जाने के बाद फैट का डाइजेशन यानी इमल्सिफिकेशन होगा। तो इमल्सिफिकेशन हम नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने माउथ में समझा कि क्या हो रहा है, माउथ में सलाइवरी अमाइलेज ने काम क्या किया, जो हमारे पास स्टार्च था, जो हमने फूड में स्टार्च लिया था, उसका ब्रेकडाउन शुगर में हो गया। देन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी आदत होती है कि तुरंत ही हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तुरंत उसको जल्दी जल्दी चबाए बिना तुरंत हम उसको निगल जाते हैं। तो चबाना इस वजह से भी ज़रूरी होता है कि अच्छे से उसमें लार मिक्स हो जाए। लार यानी जो सलाइवा है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो सलाइवा के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा, ये एमाइलेज प्रेजेंट होगा। यानी जब हमने अच्छे से लार को मिक्स कर दिया, सलाइवा को मिक्स कर दिया, तो अब उससे क्या होगा, जो फूड में जो भी स्टार्च होगा वह स्टार्च का ब्रेकडाउन माउथ में ही हो जाएगा। तो माउथ में अगर ज़्यादा चीज़ें अगर ब्रेक हो जाती हैं तो हमारे आगे के सिस्टम के लिए काफ़ी आसान होगा और हमारा डाइजेशन मीन्स जो डाइजेशन होगा वो परफेक्ट होगा। तो डाइजेशन को परफेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि माउथ में ही अच्छे से च्युइंग करके, मैस्टिकेट करके, खाने को अच्छे से चबाकर अगर हम खाना अंदर की तरफ भेजते हैं तो हमारे बॉडी का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से होगा। और हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वही मेन कॉज होता है बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक रहेगा, देन बहुत सारी चीज़ों से हम सेफ रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट है फूड को अच्छे तरीके से मैस्टिकेट करके, अच्छे तरीके से चबाकर हमें खाना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे फर्स्ट हमने माउथ कर लिया, देन सेकंड है स्टमक, और एक ओएसोफेगस का रोल है। जब हमने फूड को अच्छे से च्युइंग कर लिया, अब वो तो नीचे के रास्ता पकड़ेगा ना, खाना अब मुंह में तो रह नहीं जाएगा कि यहीं पर डाइजेशन सब कंप्लीट नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर केवल एंजाइम था, एंजाइम का रोल था पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन। अब उसके बाद वो फूड नीचे की तरफ पास करता हुआ जाएगा। तो ये जो पासिंग मैकेनिज्म है, यानी ये जो पासिंग फॉर्म था वह किसके थ्रू होना है, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस ये फूड को नीचे की तरफ लेके जा रहा है और इसके बाद ये फूड स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में क्या प्रेजेंट है,
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, स्टमक कंटेन्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक में क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में स्पेशली हम देखते हैं कि पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देन म्यूकस है। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होगा, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। ये तीन अलग अलग टाइप की जो टाइप के केमिकल सब्सटेंसेज जो कि क्या सीक्रेट हो रहे हैं, कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, स्टमक से सीक्रेट हो रहे हैं। अब इन तीनों का मेन रोल हम समझ लेते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन, अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट पेप्सिन का काम क्या होगा, पेप्सिन का काम होगा कि पेप्सिन, एक मिनट बस वेट करेंगे आप। जो पेप्सिन का रोल है उसे मैं नोट कर देता हूँ कि पेप्सिन का मेन काम क्या है। जो प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन जो प्रेजेंट होगा उस प्रोटीन को पेप्सिन के हेल्प से ये जो प्रोटीन होगा, ये प्रोटीन किस में ब्रेक हो जाएगा, पेप्टाइड के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। पेप्टाइड क्या है, ये सिंपल कुछ फॉर्म है, यानी प्रोटीन ब्रेक होता है किसके वजह से, पेप्सिन की वजह से। यानी पेप्सिन ब्रेक्स द प्रोटीन इनटू पेप्टाइड और पेप्टोन्स, यानी ये पेप्सिन प्रोटीन को पार्शियली ब्रेक कर देता है। ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पार्शियली ब्रेक कर देता है पेप्टाइड और पेप्टोन्स में। और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं। अब ये जो HCl है, HCl का काम क्या होगा, HCl सबसे फर्स्ट जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ हमारे स्टमक में पहुंच रहे हैं उसको किल करना, इस HCl का काम होगा। इसके अलावा दूसरा काम होगा, इट कम्प्लीटली स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे फूड में मिक्स हुआ था, लार में जो लार मिक्स हुआ था ना फूड में, उसमें तो सलाइवरी अमाइलेज भी था, उसका एक्शन रोक दिया जाएगा स्टमक में HCl के थ्रू। HCl क्या करेगा, HCl स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो लिया गया है उसका एक्शन किसने रोक दिया है, HCl ने रोक दिया। इसके अलावा दूसरा इसने काम क्या किया, इसका जो दूसरा फंक्शन था वह दूसरा फंक्शन था कि जितने भी बैक्टीरिया जो जर्म्स आ रहे हैं उन जर्म्स को किल करना, जर्म्स को किल करना इसका मेन काम है। और जो भी डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स जब एंटर कर जाएंगे तो उनका ग्रोथ स्टंट कर देना, इसके अलावा किल करना या इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये HCl का काम होगा। फिर तीसरा जो फंक्शन मेन होगा, इट कन्वर्ट द फूड इनटू द एसिडिक फॉर्म, यानी एसिडिक नेचर। इट कन्वर्ट द नेचर ऑफ द फूड इन एसिडिक, यानी एसिडिक फॉर्म में फूड का जो नेचर है वो किसके थ्रू कन्वर्ट हो रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू फूड का नेचर कन्वर्ट हो रहा है। देन ये HCl का मेन फंक्शन हो गया। फाइनली म्यूकस, जो हमने स्टमक का ये देखा था जे शेप्ड, ये जो जे शेप्ड है इसके जो कवरिंग है ये क्या है, म्यूकस कोटिंग है। ये क्या है, म्यूकस कोटिंग, यानी ये बाहर की तरफ से चारों तरफ से म्यूकस से कवरिंग है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन है। एल्केलाइन चीज़ें जैसे पानी पूरा आप खाते हैं एसिडिक होता है, खट्टा होता है। एसिड का एक्चुअल में मतलब मेन कैरेक्टर क्या है, उसका सावरनेस, खट्टापन। अगर खट्टा लग रहा है तो वहाँ एसिड होगा, अगर खट्टा लग रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो जनरली जो एसिडिक चीज़ें हैं वह एसिडिक चीज़ें हमने डायरेक्ट अपने स्टमक में ले लिया। अगर कोई प्रोटेक्टिव वॉल ना हो तो हमारा जो स्किन है वो बर्न कर जाएगा। बहुत समय तक खट्टे चीज़ों में हाथ डुबा के रखेंगे तो स्किन रफ हो जाएगा। ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे कि खट्टी चीज़ों में अगर हम हाथ डुबो के रखते हैं तो क्या होगा, स्किन बर्न हो जाएगा। हमेशा प्रोटेक्टेड जो अच्छे तरीके से ग्लव्स पहन के जो हमें जो भी वेंडर्स यानी जो खाना दे रहे हैं या जितने भी रोड साइड पे जो दुकान लगा के रखे हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक तरीके से अगर ग्लव्स पहन के खिलाते हैं तो ठीक है। नहीं तो अगर वो बार बार एसिड में हाथ डालते हैं फिर निकालते हैं, उसी से आपको पानी पूरी खिला रहे हैं, वो फुल्की खिला रहा है, तब उस केस में क्या होगा, ये जितने भी ये कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स पे लगातार एसिड का रिएक्ट होगा। और ये जो कॉर्नर्स हैं वह कॉर्नर्स क्या होते हैं, कॉर्नर्स ये मतलब कॉर्नर्स अपने आप ब्रेक हो जाते हैं, यानी सेल डैमेज होंगे। सेल डैमेज होने के बाद ये कॉर्नर्स क्या होंगे, ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे। और यहाँ जो डैमेज सेल्स होंगे वहाँ से पस का फॉर्मेशन होगा। फिर उन्होंने फिर हाथ डाला उसी पानी में और क्या होगा, जितना इन्फेक्शन यहाँ पर था ये पूरा इन्फेक्शन उस पानी में मिक्स हो गया। तो जनरली जो एसिड है वो एसिड क्या करता है, स्किन के सेल्स को डैमेज करता है। तो हमारे बॉडी में हमने डायरेक्ट एसिड अंदर लिया। एसिड का मतलब खट्टा, नींबू हम ले रहे हैं वो भी एसिड ही है। नींबू क्या होता है, खट्टा होता है नेचर में, एसिडिक ही तो है, सिट्रिक एसिड उस नींबू में पाया जाता है। तो एसिड हमारे स्टमक में जा रहा है। कोई भी एसिड चीज़ें हमने लिया, खट्टी चीज़ें लिया, तो अगर कोई प्रोटेक्टिव वॉल ना हो देन हमारा स्टमक तुरंत डैमेज हो जाएगा। तो उस प्रोटेक्टिव वॉल का काम क्या है, यानी ये जो म्यूकस होगा, दिस इज completely protect the
दिस म्यूकस कम्प्लीटली प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो वॉल है खुद स्टमक के थ्रू ही HCl गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ही ये तो तीनों रिलीज कर रहे हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू पेप्सिन मिल रहा है, देन HCl मिल रहा है, म्यूकस मिल रहा है। ये तीनों अलग अलग टाइप के जो सब्सटेंसेस है वो कहाँ से मिल रहा है? ये तीनों चीज़ें HCl से, ये तीनों चीज़ें गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिल रही हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का मेन काम होगा ये रिलीज करना। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है उसका मेन काम होगा ये 3 अलग अलग टाइप के एंजाइम रिलीज करना। इन एंजाइम के थ्रू ही डाइजेशन यानी प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है और अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस को ब्रेक किया जा रहा है, जैसे हमने इसका फंक्शन समझा है। तो ये स्टमक में ये 3 अलग अलग काम होंगे। तो सबसे फर्स्ट माउथ में हमने समझा सलाइवरी ग्लैंड का रोल, स्टमक में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड को समझा, फिर नेक्स्ट है ड्यूडेनम और इंटेस्टाइन। इनके बीच में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हम देखते हैं और इसमें ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 अलग अलग पार्ट में हम किसको डिवाइड करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को। दिस इज द अपर रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ड्यूडेनम है दिस इज द अपर रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फ्रंटल पार्ट, सबसे पहला पार्ट क्या होता है? ड्यूडेनम होता है। इसी पार्ट में पैनक्रियाटिक जूस आके मिक्स होगा। बाइल जो जूस था, बाइल जूस भी हमें कहाँ मिलेगा? पैनक्रियाटिक जूस सबसे पहले हमें मिल रहा है कहाँ पे? ड्यूडेनम में मिल रहा है। और ये जो हमारे पास, और लीवर से हमें लीवर जो बाइल प्रोड्यूस किया है ये बाइल जाके स्टोर कहाँ हो जाएगा? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर फिर रिलीज करता है। गॉल ब्लैडर क्या करेगा? रिलीज करेगा बाइल जूस, और बाइल जूस क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड, यानी फूड का इमल्सिफिकेशन करना। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फैट ग्लोब्यूल्स, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना ही क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन ध्यान रखेंगे। बाइल जूस का रोल, बाइल जूस मिल कहाँ से रहा है? बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाई लीवर and it stored into the gallbladder. Bile juice produced by the liver and it is stored into the gallbladder. Gallbladder releases this bile juice and this bile juice completely break down all the fat globules, large fat globules into its स्मॉलर फॉर्म। यानी जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स थे उनको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? बाइल जूस का ही होता है। अब बाइल जूस ने क्या किया? जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स थे उनको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो जितने भी छोटे पार्ट हैं इनका अब आगे की तरफ फर्दर ब्रेकडाउन किसके थ्रू होना है? एंजाइम्स के थ्रू होना है, यानी लाइपेज के थ्रू। एंड दिस लाइपेज वी गेट फ्रॉम द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस लाइपेज को भी रिलीज करता है, जो कि इमल्सिफाइड फैट, एक इमल्सिफिकेशन जो टर्म आया था, larger fat globules breaks down into its smaller form. Larger fat globules converted into स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स थे वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, देन लाइपेज का काम होगा। लाइपेज क्या करेगा? इमल्सिफाइड फैट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देगा। तो फाइनल हम ये रोल अब समझ रहे हैं कि पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से कंटेन करता है एंजाइम? ट्रिप्सिन, लाइपेज। जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाटिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, जो कि ट्रिप्सिन है और इसके अलावा लाइपेज है। लाइपेज क्या काम करेगा? जो भी फैट है, इमल्सिफाइड फैट है, उनको डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देना और फाइनली ये किस में ब्रेक हो जाते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो अब यहाँ पर अब लास्ट सब चल रहा है सीन, आखिरी जो सीन होगा उसमें क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस एंड दीज एंजाइम मीन्स द एंजाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इंटू एमिनो एसिड। यानी फाइनली हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर ओवरऑल मैं जो व्यू है उसका ओवरऑल व्यू दे दे रहा हूँ कि किस तरीके से फाइनल कंप्लीट जो टास्क है वो पूरा हो चुका है, जहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देन द सेकेंड थिंग, first is carbohydrate, then second protein is completely converted into the form of amino acid, then fat is completely converted into the simplest form of fatty acid and glycerol। तो ये फाइनल और जो एब्जॉर्प्शन साइट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ये चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी और फाइनली डाइजेशन, यानी डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेशन में जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें ली गई थी वह कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी।
अब नेक्स्ट जो पार्ट है रेस्पिरेशन, उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। रेस्पिरेशन अभी स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसके अलावा ह्यूमंस में यानी एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा। तो डाइजेशन में थोड़ा सा क्विक एक रिकैप की तरह था। तो जहाँ पर भी डाइजेशन में डिस्टर्बेंस होगा उस चीज़ को फिर से मैं एक वीडियो के थ्रू क्लियर, एंजाइमेटिक जो एंजाइमेटिक रोल है उसको, उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से एंजाइम, जैसे आपने सबसे फर्स्ट सलाइवरी अमाइलेज देखा था, सलाइवरी अमाइलेज में लाइसोजाइम आता है। मतलब कुछ एंजाइम्स को मैं ऐसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ और उनका जो रोल होगा सेपरेटली मैं एक अलग वीडियो में अलग वीडियो उसके लिए लेकर आऊँगा। तो सबसे फर्स्ट जैसे सलाइवरी अमाइलेज हम देख रहे हैं, तो सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवरी अमाइलेज, देन लाइपेज, देन इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पेप्सिन रिलीज हो रहा है, HCl रिलीज हो रहा है, म्यूकस रिलीज हो रहा है। तो ये दो मतलब 3 अलग अलग टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहा है। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पैनक्रियाज रिलीज द पैनक्रियाटिक जूस, जिनमें ट्रिप्सिन मीन्स पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स द ट्रिप्सिन मीन्स 3 अलग अलग एंजाइम हैं। सबसे फर्स्ट है पेप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड इरेप्सिन। तो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन रिलीज़ करता है। इसके अलावा लाइपेज रिलीज़ करता है, रेनिन है। ये कुछ ऐसे मीन्स अलग अलग टाइप के एंजाइम्स है जो कि रिलीज़ करता है और इसका जो है स्पेशल ब्रेकडाउन होगा, स्पेशल मैकेनिज्म होगा फूड के ब्रेकडाउन में। एंड फाइनली जो लीवर है, लीवर का मेन काम क्या होता है, लीवर का डाइजेशन में मेन काम क्या है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करना एंड रिलीज़ करना। तो डिफरेंट अलग अलग एंजाइम हैं, उन सभी एंजाइम्स का पर्टिकुलर रोल है और फाइनली इन सभी का मेन अल्टीमेट जो पर्पस होगा वह क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड का फॉर्म है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही इनका अल्टीमेट पर्पस है, यानी अल्टीमेट रोल है। तो अल्टीमेट रोल हमने समझा कि फाइनल जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, these are converted into the form of glucose, amino acid, fatty acid and glycerol, and finally they are completely get absorbed by the small intestine। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती है और फाइनली कंप्लीट हो जाता है न्यूट्रिशन ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज लाइफ प्रोसेसेस का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इससे प्रीवियस में हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिया है। सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसको कंप्लीट किए थे। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक था रेस्पिरेशन प्लांट्स में और एनिमल्स के केस में। रेस्पिरेशन 2 अलग अलग प्लेसेस पे। सबसे फर्स्ट न्यूट्रिशन जो था, न्यूट्रिशन भी प्लांट में हमने कवर किया था और इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है उसको हमने कवर किया था। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक था रेस्पिरेशन, उसे भी 2 अलग अलग प्लेसेस पे हमने कवर किया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस का, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। ट्रांसपोर्ट किए जाने के लिए हम सबसे सिंपल तरीके से समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चीज़ों को सेंड किया जाना। यानी कोई भी जिस प्लेस पे, जैसे डाइजेशन जब कंप्लीट होता है तो डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस हैं, जैसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमने लिया था, प्रोटीन लिया था, इसके अलावा फैट हमने कंज्यूम किया है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज में, एमिनो एसिड में, इसके अलावा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनमें कन्वर्जन हो गया था। ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड थे। ये हमारा एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब होकर वह ब्लड में पहुँच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन से जस्ट नीचे की तरफ जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वहाँ तक जितने भी सिंपल फॉर्म ऑफ फूड थे यानी न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस जो कि सिंपल फॉर्म में है वह डिसॉल्व हो चुके हैं ब्लड में। अब जहाँ पर वह प्रेजेंट है ब्लड में, वहाँ से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक भेजने के लिए, यानी ब्लड का मेन रोल क्या होगा, यानी अगर ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन अगर हमें देखना है तो मेन ब्लड का ही मेन रोल होगा सर्कुलेट करने के लिए। ब्लड सर्कुलेट द डिफरेंट सब्सटेंसेज इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी अलग अलग सब्सटेंसेस हैं वह किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, ब्लड के थ्रू किए जा रहे हैं। ब्लड डिफरेंट सब्सटेंसेस को सबसे फर्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में 3 अलग अलग कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है ब्लड है, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा होगा ब्लड। सेकंड कंपोनेंट ब्लड फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स एंड थर्ड कंपोनेंट इज हार्ट। यानी ह्यूमंस में अगर ट्रांसपोर्ट किया जाना है तो 3 अलग अलग कंपोनेंट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट ब्लड है,
जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होगा। ट्रांसपोर्ट किए जाने के लिए एक एज अ व्हीकल, जैसे हम किसी भी साधन का यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो उसके लिए किसी ना किसी व्हीकल का हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमें जाना है तो वहाँ से हमें कोई साधन मिलेगा और उस साधन में हम बैठते हैं और वहाँ से वह दूसरे प्लेस तक लेकर जाएगा। उसी तरीके से ब्लड हमारे लिए एज अ व्हीकल वर्क करता है, यानी किसी साधन के फॉर्म में। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, वहाँ तक न्यूट्रिएंट चाहिए, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। हमारे बॉडी पार्ट्स में हर बॉडी पार्ट्स तक न्यूट्रिएंट का सप्लाई जरूरी है, गैसेस का सप्लाई जरूरी है। तो वह न्यूट्रिएंट और गैसेस किसके थ्रू पहुँच रहा है? ब्लड उनको लेकर पहुँचाता है, यानी ब्लड में सभी सब्सटेंसेस पहुँच जाएंगे और वहाँ से वह आगे की तरफ मूव करते हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाए जाते हैं। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज द मेन कंपोनेंट विच सर्कुलेट ऑल द सब्सटेंसेस थ्रू आउट आवर बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चारों तरफ सब्सटेंसेस में न्यूट्रिएंट होंगे, यानी यूजफुल प्रोडक्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट दोनों का सर्कुलेशन होना है। ऐसा नहीं कि केवल यूजफुल प्रोडक्ट सर्कुलेट किए जाएंगे। तो यूजफुल प्रोडक्ट में न्यूट्रिएंट हो गए, देन गैसेज हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उन सभी का सर्कुलेशन बॉडी में ब्लड के थ्रू होगा। देन सेकंड, ब्लड में अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होंगे। दूसरा, ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में है, जो कि 3 अलग अलग टाइप के वेसल्स हम डिस्कस करेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड देन कैपिलरीज। आर्टरीज जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाने के लिए काम करती है। इसके अलावा जो वेन्स होंगे वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट किए जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड कनेक्टिंग लिंक के फॉर्म में, यानी आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने वाला एक जो लिंक होगा उसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। तो ये हमारे पास वेसल्स होंगे जिसके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन जनरली जो वेसल्स होंगे, जो पाइपलाइन सिस्टम हम कह सकते हैं कि बॉडी में पूरी तरीके से एक पाइपलाइन सिस्टम है या एक ट्यूब्यूल सिस्टम है, ट्यूब की तरफ पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए वेसल्स प्रेजेंट होंगे जिसमें कि ब्लड का फ्लो हो रहा है और ब्लड कंटेन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। यानी ब्लड में क्या होगा? अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। और लास्ट जो पार्ट होगा, हार्ट एक इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट है जो कि ब्लड में जो फोर्स होगा, ब्लड का जो फोर्स होगा उस फोर्स को क्रिएट करने के लिए मेन किसका रोल होगा? हार्ट का होगा। जैसे हम घर में यूज़ करते हैं, मोटर पंप का हम काम जानते हैं, या समरसेबल जो है घर में लगा हुआ है, उसका मेन रोल क्या होता है? इट कंप्लीटली लिफ्ट द अंडरग्राउंड वाटर। यानी जो मोटर पंप है उसका मेन काम क्या है? जो अंडरग्राउंड वाटर होगा उसको लिफ्ट करके ऊपर टैंक तक पहुंचाने का काम किसका होता है? एक मोटर पंप। मोटर पंप खुद से प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहा है, उसका काम क्या है? केवल फोर्स जनरेट करना। जो मोटर पंप होगा घर में, समरसेबल या टुल्लू हम जानते हैं, तो वो उसका मेन रोल क्या है? उसका मेन रोल है कि केवल फोर्स को क्रिएट करना, यानी फोर्स जनरेट करने का काम है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में एक हार्ट काम कर रहा है। हार्ट पंप्स आवर ब्लड। द मेन फंक्शन ऑफ आवर हार्ट इज पंप्स द ब्लड, यानी ब्लड को पंप करने का काम किसका होगा? हार्ट का होगा। यानी हार्ट जनरली हमारे ब्लड को पंप करते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लगातार जो फोर्सफुली ब्लड रोटेट कर रहा है या सर्कुलेशन जो हो रहा है वह किसकी वजह से हो रहा है? हार्ट के लगातार पंप करने की वजह से हो रहा है। इसी हार्ट का जो प्रेशर है, हम जनरली एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो 0.8 सेकंड पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह 0.1 सेकंड, यानी 1 सेकंड से भी कम का समय लग रहा है पूरे बॉडी में। यानी टॉप से, यानी हेड से लेकर टोज तक एक बार पूरा ब्लड रोटेट कर जाता है 0.8 सेकंड में। तो इतना जो फोर्स है वह किसके थ्रू जनरेट हो रहा है? हार्ट के थ्रू जनरेट किया जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा कि सबसे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? ब्लड है, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिफरेंट टाइप के फूड सब्सटेंसेस को, विच वन आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी यह फूड सब्सटेंसेस जो होंगे वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें वह फूड प्रेजेंट है। देन ऑक्सीजन का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है। एंड इट कंसिस्ट प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो हमने सबसे पहले, जैसे ब्लड को अगर हम डिवाइड करते हैं, ब्लड का अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ब्लड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सबसे फर्स्ट प्लाज्मा और सेकंड ब्लड सेल्स में। यानी 2 अलग अलग पार्ट में हम ब्लड को डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा प्लाज्मा होगा वह 55% होगा, वॉल्यूम में कितना है? 55%। वहीं ब्लड सेल्स का जो वॉल्यूम है वह 45% है। 100% हम ब्लड देख रहे हैं कि हमारा ब्लड का कलर कैसा है? रेड है। तो उसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे और कुछ फ्लूइड होगा यानी लिक्विड होगा। तो जो लिक्विड सब्सटेंस है वह क्या है? वह प्लाज्मा है।
जिसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है 55%, यानी 100% में 55 लिक्विड यानी फ्लूइड हो गया एंड देन 45 ब्लड सेल्स यानी सॉलिड फॉर्म हो गया। इन ब्लड सेल्स में हम देखेंगे तो ये 3 कैटेगरीज में ये डिवाइड हो जाएंगे, आरबीसीज, देन सेकंड डब्ल्यूबीसीज और थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, ये 3 अलग अलग पार्ट में हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो जनरली हमारे पास ये मेन कैटेगराइजेशन है। और ब्लड प्लाज्मा यानी जो फ्लूइड है, उसी फ्लूइड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूजफुल प्रोडक्ट हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, डिफरेंट टाइप के जितने भी सब्सटेंसेज होंगे वह सभी हमारे ब्लड के किस पार्ट में प्रेजेंट होंगे, ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे। ब्लड सेल्स तो खुद सॉलिड फॉर्म में है, वह किसी चीज़ को कैरी नहीं करेंगे। जितने भी अलग अलग टाइप के सब्सटेंस हैं जो कि हमारे बॉडी के थ्रू कंज्यूम किए गए हैं, वह सभी डायरेक्टली कहाँ प्रेजेंट होंगे, ब्लड के। ऐसे हम समझ रहे हैं कि ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन ब्लड में अगर पूछा जाए कि ब्लड के किस पार्ट में प्रेजेंट है, तो वो ब्लड प्लाज्मा में होगा। किस पार्ट में होगा, ब्लड प्लाज्मा। और जो सेकंड जो पार्ट था ब्लड सेल्स, जो 45% वॉल्यूम में है, उसमें जो 3 कंपोनेंट है आरबीसीज। आरबीसीज का मेन रोल क्या हो जाएगा, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट आवर बॉडी, यानी बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना मेन किसका काम है, आरबीसीज का काम होगा। दूसरा डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, उसी में हम पढ़ते हैं अलग अलग कैटेगरीज, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट में डिवाइड कर देते हैं, जहां मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं। तो डब्ल्यूबीसीज मेनली काम उनका क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज का इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, यानी फॉरेन पार्टिकल्स जो भी बाहर से इन्वेड करने वाले, जो हमारे आउटसाइड यानी हमारे शरीर से बाहर की तरफ जो भी जर्म पार्टिकल्स होंगे हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, या हमारे ब्लड में किसी तरह अगर इंजेक्ट हो जाते हैं, तो ब्लड में अगर इंजेक्ट हो गए तो वहाँ पर हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड का कौन सा पार्ट होगा, डब्ल्यूबीसी होगा। तो डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज आर्मी ऑफ आवर ब्लड। आर्मी ऑफ द ब्लड हम किसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम ब्लड का कौन सा पार्ट कर रहा है, डब्ल्यूबीसीज कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा ब्लड प्लेटलेट होगा। तीसरा जो पार्ट है वह ब्लड प्लेटलेट है। इसका मेन जनरल इसका फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग में, ब्लड जो क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग में मेन किसका रोल होगा, ब्लड प्लेटलेट्स का होगा। ब्लड प्लेटलेट्स ही मेन तरीके से ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इनका मेजर फंक्शन है। हमने ब्लड में ये देखा कि डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में सबसे फर्स्ट आर्टरीज है, देन वेन्स है एंड कैपिलरीज है। ये 3 पार्ट हमारे ब्लड वेसल्स में इंक्लूड होते हैं। तो आर्टरीज का मेन काम है कि इट कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड पहुंच रहा है। किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा, आर्टरीज के थ्रू। सबसे फर्स्ट टाइप का वेसल हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्लड वेसल हमने एक कैटेगरी बना लिया। उस ब्लड वेसल में ये ब्लड वेसल ये दूसरा कैटेगरी है। किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन जो हम ह्यूमन बींग में पढ़ रहे हैं, इसको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, यानी ये तीनों कंपोनेंट होंगे तभी हमारे बॉडी में क्या होना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है। ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह तक सब्सटेंसेस को, न्यूट्रिएंट हो, गैसेज हो या किसी भी टाइप का सब्सटेंस हो, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचेगा, जब ये तीनों प्रेजेंट होंगे। 3 ये कंपोनेंट मेन है। तो सबसे फर्स्ट तो ब्लड का रोल इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। किसके थ्रू जा रहा है, पाथवे, कोई हमारे पास रास्ता होना चाहिए जिसके थ्रू वह ब्लड पास करेगा। हमने व्हीकल ले लिया, अगर रास्ता नहीं होगा, रोड नहीं होगा, तो वह व्हीकल कहाँ चलेगा। तो उसके लिए एक पाथवे के फॉर्म में कौन काम कर रहा है, एक रास्ता है, उस रास्ते के फॉर्म में कौन काम करेगा, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो पहला टाइप होगा वह आर्टरीज होंगे। तो आर्टरीज का मेन काम क्या है, आर्टरीज का मेन रोल क्या है, आर्टरीज का मेन रोल होगा कि इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स प्योर ब्लड। हम कह रहे हैं हमारे बॉडी में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड 2 फॉर्म है ब्लड के, और प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। जो ब्लड है उसका कैसा फॉर्म है, शुद्ध हम रक्त बोल रहे हैं या शुद्ध रुधिर बोल रहे हैं। यानी इसका जो एक्चुअल में मीन होगा, यानी प्योर ब्लड का, वह किस पर बेस्ड है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर बेस्ड है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ब्लड में, देन उसको हम प्योर हमने बोल दिया, और जहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा देन इम्प्योर है। तो प्योर ब्लड कौन कैरी कर रहा है, प्योर ब्लड कैरीज बाय द आर्टरीज। आर्टरीज कैरीज द प्योर ब्लड and it transport pure blood from heart to the different part of our body। यानी हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम किसका होगा, ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम आर्टरीज का होगा। ये मेन फंक्शन किसका है, आर्टरीज का। आर्टरीज पहले टाइप के वेसल होगा। देन सेकंड टाइप का जो वेसल होगा, इम्प्योर ब्लड हम देख रहे हैं।
यहाँ पर हम किस टाइप का ब्लड देख रहे हैं, इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड अगर है तो इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, अगर इम्प्योर ब्लड है तो इसका सेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे बॉडी पार्ट से फिर से हार्ट तक लेकर वापस आया जाता है, यानी हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करना ये आर्टरीज कर रही हैं, और पूरे बॉडी पार्ट से अगेन रिटर्न बैक टू द हार्ट, यानी जो ब्लड बॉडी पार्ट्स तक लेकर आर्टरीज लेकर जा रही हैं वहाँ से बॉडी पार्ट से फिर वापस कौन लेकर आएंगी, वेन्स लेकर आएंगी, और वो किस टाइप का ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, और फिर कहाँ आ रहा है, हार्ट तक ही वह ब्लड पहुँच रहा है। तो ये सेकेंड वेन्स है। तो मेन इनका जो डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स का, वह मेन इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, आर्टरीज का मेन काम होगा प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, और वेन्स का जो मेन फंक्शन होगा वह इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को फिर वापस हार्ट तक लेके आने का काम किसका होगा, वेन्स का होगा। एंड नेक्स्ट कैपिलरीज। कैपिलरीज थर्ड टाइप की वेसल है। हमारे बॉडी में 3 ही टाइप की वेसल मेजर तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आर्टरीज हमने देखा, देन सेकंड वेन्स हम पढ़ेंगे, और थर्ड हमारे पास क्या होगा, कैपिलरीज होगा। इंटरलिंक मीन्स द वेसल्स विच कंप्लीटली कनेक्ट द वन मेजर वेसल टू द अदर मेजर वेसल। मेजर वेसल यानी जो मुख्य 2 वेसल थी उनको कनेक्ट करने के लिए एक और फाइन वेसल्स हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कह रहे हैं। उसका हम कनेक्शन इस टाइप से शो कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इस टाइप का, ये सबसे फर्स्ट आर्टरीज हमने ड्रॉ किया, और यहाँ से हमने फाइन ब्रांचेस हमने बना दिया। इन फाइन ब्रांचेस का फिर आगे की तरफ यूनाइट होगा, यानी ये सब यूनाइट करके एक अलग से ये दूसरे तरफ ब्रांचेस बन जाएंगी। यहाँ पर हमारा ऑर्गन होगा, यानी आर्टरीज आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही हैं, आगे की तरफ इनके फाइन ब्रांचेस थे, उन फाइन ब्रांचेस में क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट थे उन न्यूट्रिएंट का सप्लाई हो गया। एंड देन ये आगे की तरफ फिर से जब यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई हो चुका है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है उन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर कर आगे की तरफ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। शुरुआत में ऑक्सीजन रिच ब्लड था आर्टरीज में, कैपिलरीज के प्लस कैपिलरीज जो थे बीच में वहाँ पर एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, और फिर आगे की तरफ वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा उन्हें हम क्या कह रहे हैं, वेन्स कह रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 वेसल के, 2 मेजर वेसल के बीच में जो फाइन वेसल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ब्रीफ था। ट्रांसपोर्टेशन में मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं और उनका मेजर फंक्शन क्या है, इनके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। इसके बाद पूरा जो सिस्टम होगा, यानी किस तरीके से बॉडी में पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, उस सर्कुलेशन को नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, इससे प्रीवियस में हमने कुछ पोर्शन कवर कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन इन कुछ पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था कि जहाँ ब्लड का रोल हमने समझा था। इसके अलावा ब्लड है फर्स्ट, देन सेकंड ब्लड वेसल है, एंड थर्ड ब्लड वेसल के बाद हार्ट था। तो हार्ट का कुछ पोर्शन अभी बाकी रह गया। 2 हमने पोर्शन कवर किया था। सबसे फर्स्ट ब्लड में अलग अलग कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके अलावा जो दूसरा पार्ट था ब्लड के अलावा ब्लड वेसल्स था। तो ब्लड वेसल्स में हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का रोल समझा था। थर्ड जो पोर्शन, थर्ड कंपोनेंट विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमंस में हो रहा है उसमें जो तीसरा कंपोनेंट होगा वो हार्ट होगा। तो हार्ट का मेन फंक्शन, हार्ट में कौन कौन से अलग अलग चेंबर्स आते हैं। जनरली हम अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं उनमें हार्ट मतलब कुछ में प्रेजेंट है। जितने हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें हार्ट प्रेजेंट होगा। किसी में 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, देन कुछ ऑर्गेनिज्म में 4 चेम्बर्ड हार्ट भी होगा। अब चेम्बर क्या होता है और उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसको नेक्स्ट स्लाइड जहाँ पर हार्ट का डायग्राम होगा उसमें हम क्लियर तरीके से समझेंगे कि इसमें चेम्बर्स कौन कौन से हैं, कौन से चेम्बर हैं, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन कौन से पार्ट में पहले होता है, किस तरीके से पूरा ब्लड हमारे बॉडी में रोटेट कर रहा है। इन चीज़ों को क्लियरिफाई करेंगे डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे चल रहा है। सबसे फर्स्ट हार्ट में कुछ ये डायग्राम को ही क्लियर करना, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। डायग्राम को ध्यान से समझेंगे कि डायग्राम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं। तो सबसे फर्स्ट हम हार्ट देख रहे हैं कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, कि हार्ट में अंदर की तरफ जितने भी अलग अलग पार्ट हैं उनको इंडिकेट किया गया है। सबसे फर्स्ट 4 चेम्बर हम बताते हैं ह्यूमंस हार्ट में। ह्यूमंस हार्ट में कितने होंगे, जितने भी मैमल्स हैं उसके साथ साथ क्रोकोडाइल, इनमें क्या होगा 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। 4 चेम्बर का मतलब है कि यह फर्स्ट चेम्बर है, फर्स्ट, देन
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये ऊपर के अपर 2 चेंबर हैं, फिर नीचे के ये 2 चेंबर हैं। अपर 2 चेंबर यानी चेंबर का मतलब है कि केवल हमारे पास क्या है, थोड़ा सा एरिया है जहाँ ब्लड फील हो रहा है, फिर उसके बाद उस एरिया जहाँ पर ब्लड फील हुआ है वहाँ से फिर वह नीचे की तरफ जाएगा ये दूसरे वाले चेंबर में, फिर पूरे बॉडी से रोटेट करके फिर ब्लड आता है तीसरे वाले चेंबर में, तीसरे वाले चेंबर से होते हुए ब्लड चौथे चेंबर में जाएगा और चौथे चेंबर से लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। यानी 4 चेंबर अभी हम केवल देख रहे हैं, उसका सर्कुलेशन अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, ये 4 अलग अलग पार्ट है। ऊपर के दोनों चेंबर को हम टर्म दे सकते हैं, ऊपर के जो दोनों चेंबर हैं इसको हम एट्रियम या ऑरिकल, एट्रियम या ऑरिकल हम टर्म देते हैं ऊपर के दोनों चेंबर को। तो जो फर्स्ट हमने दिया है ये लेफ्ट साइड हम कंसीडर करेंगे, इसको हमने क्या कंसीडर किया, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। देन ये ऊपर का चेंबर है, ये दोनों ऊपर के चेंबर हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, रिसीविंग चेंबर। ऊपर के जो दोनों चेंबर होंगे उन्हें हम रिसीविंग चेंबर कह सकते हैं, और जो लोअर दोनों चेंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग चेंबर। रिसीव करना, डिस्चार्ज करना, इसका बस ये सेंस है कि ब्लड सबसे पहले जो फील होगा, हमारे हार्ट में ब्लड फील होता है, भरता है, और भरने के बाद फिर उसको बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो पहले भरने का काम, यानी जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड ऊपर वाले चेंबर में हमेशा आएगा। रिसीव कहाँ होगा, अपर चेंबर में, यानी ऊपर के जो दोनों चेंबर है 1 और 3, ये जो मैंने लेबल्ड किया है, फर्स्ट चेंबर और थर्ड चेंबर, इनमें रिसीव हो रहा है। ये दोनों चेंबर कहाँ है, ऊपर वाले साइड में प्रेजेंट है। जो नीचे के चेंबर से वो हमेशा डिस्चार्ज करने का काम करेंगे। ब्लड का जो डिस्चार्ज होगा वह किसके थ्रू हो रहा है, लोअर चेंबर से हो रहा है। तो अपर चेंबर में सबसे फर्स्ट ऊपर के चेंबर को हम क्या कहते हैं, एट्रियम या ऑरिकल कह सकते हैं, और दोनों लोअर चेंबर्स को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। दोनों लोअर चेंबर्स जो प्रेजेंट हैं उनको वेंट्रिकल्स हम टर्म देंगे। ऊपर के दोनों चेंबर्स को हमने ऑरिकल कहा है। ऊपर के जो दोनों चेंबर्स हैं, ध्यान रखना है, ऑरिकल और वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल को ही हम क्या कह सकते हैं, एट्रियम भी हम बोल सकते हैं कि एट्रियम या ऑरिकल ये क्या है, सिनोनिम है। तो अपर चेंबर्स जो सबसे फर्स्ट है ये लेफ्ट, इसको हम क्या कह देंगे, लेफ्ट एट्रियम। फिर उसके जस्ट नीचे की तरफ जो आ रहा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको हम शॉर्ट में हम लिख रहे हैं एल और ए, यानी लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा सबसे फर्स्ट साइड है। देन दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड हो जाएगा, जो कि हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से ये 4 अलग अलग पार्ट में हमने हार्ट को डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सबसे फर्स्ट ब्लड का जो सबसे पहले ब्लड आ रहा है वह कहाँ से आएगा, लंग्स से। यानी लंग्स से ब्लड कहाँ पहुँच रहा है, हमारे सबसे फर्स्ट वाले चेंबर में, जिसे कि हम लेफ्ट एट्रियम कह रहे हैं। तो लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड सबसे फर्स्ट पहुँचता है, उसके बाद ये नीचे की तरफ वो सेकंड वाले चैम्बर यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये एरोटा वाला पार्ट है, ये जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो रीजन होगा ये एरोटा रीजन होगा। इस एरोटा रीजन से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक आगे, एरोटा रीजन से आगे की तरफ एरोटा से आगे की तरफ जो वेसल्स होंगे, आर्टरीज प्रेजेंट होंगे, जो एरोटा से आगे की तरफ बॉडी में अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने के लिए वेसल्स जो प्रेजेंट है वह कौन से हैं, आर्टरीज प्रेजेंट है। आर्टरीज ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जा रही हैं, फिर वापस वह वेंस से होते हुए कौन से साइड लेकर आ जाएंगे, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ये ऐसे वेना कावा है जो कि ब्लड को अंदर की तरफ किस साइड में, राइट एट्रियम में, जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम में ऊपर का जो ये थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पर रिसीव कराते हैं। तो रिसीव कराने वाला जो पार्ट है जो कि वेना कावा के थ्रू हो रहा है, नीचे से अगर ब्लड ऊपर के चेंबर में पहुंच रहा है तो वह किस टाइप का होगा, इन्फीरियर होगा। और ऊपर वाले पार्ट यानी हमारे बॉडी में जो हेड रीजन से ब्लड पहुंच रहा है हार्ट तक, और जो हमारे टोज की तरफ से जो ब्लड पहुंच रहा है वह सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से पहुंचेगा। यानी जो इन्फीरियर वेना कावा है ये ब्लड लेकर जा रहे हैं हमारे टोज वाले रीजन से, पैरों की तरफ से जो ब्लड जा रहा है, और हमारे हेड वाले रीजन से जो ब्लड जाएगा वह किसके थ्रू होकर जाएगा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। तो वेना कावा का मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर जाने का काम किसका होगा, वेना कावा का। किसके थ्रू जा रहे हैं, वेन्स पहले पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा से होते हुए ये डायरेक्टली अपर चेंबर राइट ऑरिकल में लेकर जा रही हैं। राइट ऑरिकल से फिर ये कहाँ पहुंच गए हैं, ये चौथे वाले चेंबर राइट वेंट्रिकल में पहुंचे हैं ब्लड, यानी जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ये कहाँ पहुंच रहा है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये डायरेक्टली
लंग्स तक पहुंचता है प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफिकेशन का क्या सेंस है? प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, और जब हमने इनहेल किया वहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में लेना, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही प्यूरिफिकेशन है। तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं ये ऊपर की तरफ लंग्स तक जाती हैं। लंग्स क्या काम कर रहा है? यानी हमारे बॉडी में दो अलग अलग प्लेसेस हैं जहाँ पर कि ब्लड को साफ किया जाएगा। एक जगह गैसियस एक्सचेंज हो रहा है और दूसरी जगह वेस्ट एक्सचेंज हो रहा है, यानी वेस्ट को रिमूव किया जा रहा है। तो किडनी एंड लंग्स टू बॉडी पार्ट्स इज द मेजर ऑर्गन विच कंप्लीटली क्लीन्स द ब्लड, यानी ब्लड को क्लीन करने के लिए दो बॉडी पार्ट हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, लंग्स है और इसके अलावा दूसरा कौन सा पार्ट होगा? किडनीज है। तो यहाँ हमने क्या समझा है, यहाँ पर जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है वह किसके थ्रू होगा? लंग्स के थ्रू होगा। यानी लंग्स क्या कर रही है? गैसों का एक्सचेंज कर रही है। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट हैं हार्ट में। तो हार्ट में मेजर हमें समझना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। 4 अलग अलग चेम्बर्स होंगे। राइट मीन्स सबसे फर्स्ट लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। दीज आर द 4 डिफरेंट चेम्बर विच रिसीव्स एंड डिस्चार्ज द ब्लड, and the main function of the heart to pump the blood to whole our body, यानी पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना मेन फंक्शन किसका है? हार्ट का है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे कि सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट कैसे हो रहा है। ये पूरा सर्कुलेशन है। अब इस सर्कुलेशन को 1 बाय 1 एक एक करके इनमें जो भी डिफरेंट पार्ट होंगे उन पार्ट्स को कवर कर लेते हैं कि किस तरीके से सर्कुलेशन चल रहा है। सबसे फर्स्ट हम इंटरमीडिएट पार्ट हम समझ लेते हैं। किसको? इंटरमीडिएट रीजन हमने बना दिया हार्ट को। हार्ट हमारा इंटरमीडिएट रीजन हो गया। इसके बाद हमने लंग्स क्या हो गया? लंग्स एक प्यूरिफिकेशन करने के लिए प्लेस हो गया जहाँ पर कि ब्लड का प्यूरिफाई किया जा रहा है। और फिर ये अलग अलग ऑर्गन तक बॉडी पार्ट्स, हमने तीसरा जो पार्ट हमने इंडिकेट किया है उसको हमने क्या बता दिया? बॉडी पार्ट्स से इसको लेबल्ड कर दिया। यानी 3 रीजन है। ये हार्ट हो गया, देन बॉडी पार्ट्स तक ब्लड जाएगा, ब्लड फिर हार्ट तक आता है और लंग्स। ये पूरा सर्कुलेशन है। इसी तरीके से सर्कुलेशन होगा। तो और यहीं पर हमें डबल सर्कुलेशन भी क्लियर करना है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट हार्ट में 4 अलग अलग पार्ट हम ड्रॉ कर देते हैं। ये 4 अलग अलग पार्ट, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये हमने उनका नाम लेबल्ड कर दिया कि हार्ट में 4 अलग अलग चेंबर। सबसे ऊपर का जो चेंबर होगा वो लेफ्ट ऑरिकल होगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट मीन्स राइट ऑरिकल एंड लास्ट राइट वेंट्रिकल। ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुँच रहा है? सबसे पहले ब्लड पहुँच रहा है लेफ्ट ऑरिकल में पहुँच रहा है। यहाँ से होते हुए ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँचेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये बॉडी पार्ट्स तक पूरा ब्लड का फ्लो होगा। ब्लड का फ्लो कहाँ तक होगा? सभी बॉडी पार्ट्स तक होगा। और बॉडी पार्ट से फिर अगेन कहाँ ये ब्लड पहुँचता है? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल तक और राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। यानी प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ तक जाएगा? लंग्स तक। लंग्स के पास क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा एंड द ब्लड अगेन कम्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। ये सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन एक बार यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट साइड है ये हम किससे कंसीडर कर रहे हैं? लेफ्ट साइड से। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो राइट साइड है। हार्ट में 2 अलग अलग साइड बताए गए हैं। जो रेड वाला पार्ट होगा वह लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होगा और जो राइट यानी ब्लू वाला रीजन है वह कौन सा साइड है? राइट साइड ऑफ द हार्ट है। हार्ट का लेफ्ट रीजन और राइट रीजन। यहाँ पर किस टाइप का ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। और जो ब्लू वाला साइड है वहाँ पर किस टाइप का ब्लड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड का ये सर्कुलेशन, ये पाथवे देखना है। ये जो हमारे पास पाथवे है ये सभी बॉडी पार्ट्स तक ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और ये एक्सचेंजिंग प्लेस, ये तो आर्टरीज लेकर आ रही हैं। यहाँ पर क्या हुआ? गैसियस एक्सचेंज हुआ। ये कैपिलरीज हैं। इन कैपिलरीज पे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। यानी बॉडी पार्ट्स तक बॉडी पार्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। बॉडी पार्ट्स तक क्या पहुँचाया जा रहा है? ऑक्सीजन को पहुँचा दिया गया और वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उस कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर लिया गया इन प्लेसेस पर, बॉडी पार्ट्स के प्लेसेस पे। फिर यहाँ से वापस अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फिर वापस लेकर आ रहे हैं सभी ऑर्गन से। सभी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कहाँ हमने पहुँचा दिया ब्लड को? डायरेक्ट ऊपर, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच प्लेस है हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट, वहाँ तक ब्लड पहुँचा है। ये नीचे से जो पहुँचा रहा है इसे हमने इन्फीरियर वेना कावा आपने डायग्राम में देखा था। ये नीचे से जो ब्लड लेकर आ रहा है वह इन्फीरियर, और जो ऊपर से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो ऊपर से आ रहा है उसे सुपीरियर वेना कावा हमने कहा। जो नीचे से ब्लड लेकर जा रहा है उसे हमने क्या कहा? इन्फीरियर। और जो ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है आएगा ऊपर के चेंबर में ही। कौन से चेंबर में? राइट ऑरिकल में।
किस में आएगा, राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल में अपर साइड से भी ब्लड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और लोअर साइड से भी आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ गया, रिसीव कर लिया गया। रिसीव करने के बाद फिर से यहाँ नीचे वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल से ये रास्ता था, इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये आ चुका ब्लड, फिर यहाँ पर ये लेफ्ट मीन्स राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए जा रहा है। यानी लंग्स तक ये प्यूरिफिकेशन के लिए गया, यहाँ पर फिर गैसियस एक्सचेंज हुआ लंग्स के पास, और ये लंग्स से फिर ये ब्लड कहाँ आ चुका है, लंग्स से फिर ये हार्ट में आ चुका है। ये पाथवे क्लियर समझ में आ रहा है कि पाथवे हमारे पास ये जो दिख रहा है कि गैसेस का किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है पूरे होलिस्टिक बॉडी में। कौन मेजर फंक्शन कर रहा है, ब्लड जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड वेसल्स जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ब्लड को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहा है, वह किसके थ्रू पहुंच रहा है, वेसल्स के थ्रू पहुंच रहा है, वेसल्स पहुंचा रही हैं, और फिर हार्ट पंप करता है ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन लगातार पूरे बॉडी पार्ट्स में बना हुआ है। तो ये क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन, वर्किंग ऑफ द हार्ट यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में किस टाइप से हो रहा है, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। यानी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, इन चीज़ों को हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी पार्ट्स थे, इन पार्ट्स को एक बार फिर से आप रिवाइज करेंगे और वहाँ पर वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और इसके बाद का जो पोर्शन होगा उसे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। थैंक यू।